Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. Going to cover the second module of agronomy. So let's get started with the second module. Here's the slide, and today we'll be covering the wheat, which is a major field crop and second most important staple crop next to rice. राइस के बाद जो है wheat important staple crop है, जिसे जो है most commonly कंज्यूम किया जाता है इन इंडिया एज वेल एज एट द ग्लोबल लेवल. देखिए, wheat Triticum aestivum. Triticum aestivum is the botanical name of wheat, and 42. 2n42 is the chromosome number. It belongs to family Gramineae. Gramineae family को जो है wheat belong करता है, means grass family को belong करता है, और wheat को जो है king of cereals कहा जाता है. king of cereals. देखिए, जो wheat है ये कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट जो है प्रेफर करता है. कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट. देखिए, wheat जो है बेसिकली जो wheat का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है स्पाइक. स्पाइक इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ wheat, जिसे जो है एयर या हेड भी कहा जाता है, और इसका जो सीड होता है, सीड ये जो फ्रूट होता है कैरियोप्सिस होता है. देखिए, wheat जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है. लॉन्ग डे मतलब जिसके लिए जो फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट होती है वो लॉन्ग होती है. अराउंड 12 to 14 आवर्स जो है लाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है, और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है. सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है. तो देखिए, जो wheat है वो कॉमनली जो है जो कल्टिवेटेड होने वाली जो स्पीसीज है ट्राइटिकम मोनोकोकम, ट्राइटिकम डाइकोकम, ट्राइटिकम ड्यूरम, ट्राइटिकम वल्गेर और एस्टाइवम, जिसे कॉमन wheat भी कहा जाता है. तो ये जो है कॉमनली कल्टीवेट होने वाली स्पीसीज हैं जो कॉमनली जो है ग्रो होती हैं. और ये जो wheat स्पीसीज हैं इनमें से जो है जो ब्रेड wheat है, या जो मैक्रोनी wheat है, या कोई डॉग wheat है, तो ये सारे जो है डिफरेंट स्पीसीज पे डिपेंड करता है. ये सारे जो है हम आगे डिस्कस करेंगे. देखिए, जो wheat होती है इसका जो फ्लावरिंग या इन्फ्लोरेसेंस जो है हेड, एयर और स्पाइक इसे कहा जाता है. इन्फ्लोरेसेंस जिस तरह से राइस का पेनिकल था, जो wheat होता है उसका स्पाइक, एयर या हेड उसे कहा जाता है. और बेसिकली wheat को देखिए ब्रेड के लिए, केक के लिए, बेकरीज के लिए जो है मैन्युफैक्चर जो है अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए भी जो है इसे यूज किया जाता है. तो wheat जो है इंपॉर्टेंट है. wheat में अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो देखिए स्टार्च होता है 68% इसमें स्टार्च होता है, और प्रोटीन कंटेंट होता है 8 to 15%. देखिए, जो प्रोटीन होता है वो ग्लूटेन जो कि बेकरी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है. जो स्टिकीनेस होती है फ्लोर में, व्हीट फ्लोर में, वो ग्लूटेन के कारण होती है. और ग्लूटेन जो है वो चिल्ड्रंस के लिए हार्मफुल होता है, इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रंस. बट ग्लूटेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है मेज का, जो कि बेकरी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है. जो बेकिंग क्वालिटी होती है फ्लोर की, इट इज ड्यू टू ग्लूटेन उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, जो wheat है, wheat का टेस्ट वेट होता है 40 ग्राम. 40 ग्राम इज अ टेस्ट वेट ऑफ wheat. और wheat में जो डॉर्फिंग जीन है, जो डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज नॉर्निन 10. नॉर्निन 10 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉर्फनेस इन wheat. wheat में जो डॉर्फनेस होती है वो नॉर्निन 10 जीन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और wheat का जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है, इट इज 0.4 to 0.45. 0.4 to 0.45 इज द हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ wheat. एंड शेलिंग परसेंट ऑफ wheat इज 60%. 60% जो है शेलिंग परसेंट है wheat में. तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं wheat के रिगार्डिंग. अब देखिए, जो क्लासिफिकेशन है wheat का उसके बारे में बात करते हैं. देखिए, जो क्लासिफिकेशन है ये इसके क्रोमोसोम के पेयर के अकॉर्डिंग है. फॉर एग्जांपल, अगर हेक्सापोलाइट की बात करें तो इसमें 21 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. तो हेक्सापोलाइट जो कॉमन ब्रेड wheat है, जिसे ट्राइटिकम एस्टाइवम कहते हैं, वो हेक्सापोलाइट है. 2n42 है इसमें, 2n42.
जो नेक्स्ट है टेट्रापोलाइड वैरायटी। देखिए टेट्रापोलाइड वैरायटी में 14 पेयर्स हैं, इसका जो 2n क्रोमोसोम नंबर है इट इज 28। और टेट्रापोलाइड वैरायटीज जो ड्यूरम और मैक्रोनी व्हीट जो है वो टेट्रापोलाइड वैरायटी है। देखिए इसके बारे में अब जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हमने जो है क्लासिफिकेशन व्हीट का दिया है वहां पे इसे डिटेल में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 टाइप्स के जो है व्हीट के जो क्रोमोसोम सेट होते हैं वो 3 टाइप से क्लासिफाइड है, हेक्सापोलाइड, टेट्रापोलाइड एंड डिप्लॉइड। देखिए डिप्लॉइड में 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब जो डिप्लॉइड है उसमें जो क्रोमोसोम की जो क्रोमोसोम होता है 2 and 14 उसमें होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ट्राइटिकम मोनोकोकम जो है स्पीसीज उसमें जो है क्रोमोसोम बेसिकली 14 होते हैं। तो इस तरह से जो है अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम व्हीट को जो है क्लासिफाई किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉमनली जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि हेक्सापोलाइड व्हीट जो है स्पीसीज कौन सी है। तो दैट इज कॉमन ब्रेड व्हीट विच इज ट्राइटिकम एस्टाइवम। ट्राइटिकम एस्टाइवम जो है कॉमन ब्रेड व्हीट है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग व्हीट। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं डेटा की। देखिए डेटा, ग्लोबल प्रोडक्शन क्या है, एरिया क्या है ग्लोबल लेवल पे, और टॉप मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन सी है या इंपोर्टिंग कंट्री कौन सी है, ये सारी चीजें हम डेटा के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हीट का प्रोडक्शन ग्लोबल लेवल पे। देखिए ग्लोबल में जो प्रोडक्शन है उसमें चाइना लीड कर रहा है और इंडिया सेकंड पोजीशन में है एंड यूएसए जो है वो थर्ड पोजीशन में है एट ग्लोबल लेवल। अगर एरिया की बात की जाए तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, चाइना सेकंड नंबर पे एंड यूएसए इन थर्ड नंबर पे। तो ये इसका जो है एरिया है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री। देखिए मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री का मतलब कि वो कंट्रीज जो टॉप रैंक में है व्हीट को एक्सपोर्ट करने में, मतलब व्हीट को जो है एक्सपोर्ट करती हैं हाई अमाउंट में, तो दैट इज यूएसए। यूएसए जो है एक्सपोर्ट करता है व्हीट को, कनाडा एंड रशिया, ये 3 कंट्री हैं जो व्हीट को जो है एक्सपोर्ट करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज मेजर इंपोर्टिंग कंट्री। जो 3 मेजर इंपोर्टिंग कंट्री हैं जो इंपोर्ट करती हैं व्हीट को, इंडोनेशिया, अल्जीरिया एंड इटली। तो ये 3 कंट्री हैं जो है व्हीट को इंपोर्ट करती है। और अगर हम बात करें इंडिया की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, इंडिया की व्हीट की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है, तो इंडिया जो है सप्लाई करता है या एक्सपोर्ट करता है इंडिया से व्हीट को नेपाल में, देन बांग्लादेश में एंड देन यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखिए सबसे पहले नंबर पे है नेपाल, देन बांग्लादेश एंड देन यूएई। तो ये 3 कंट्री है जहां पे जो इंडिया है अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा 2018-19 इन 3 टॉप कंट्रीज में जो है व्हीट को सप्लाई करता है, व्हीट को एक्सपोर्ट करता है। तो ये था ग्लोबल लेवल पे जो प्रोडक्शन एरिया और जो टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्री है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में देखिए जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा यूपी में है, देन मध्य प्रदेश में और फिर जो है पंजाब में है। तो ये 3 स्टेट हैं जहां पे व्हीट का जो है हाई प्रोडक्शन होता है, यूपी, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी जो है पंजाब की हाई है। देखिए पंजाब की प्रोडक्टिविटी इसलिए हाई है क्योंकि जो व्हीट का जो कल्टीवेटेड एरिया है पंजाब में 100% जो है अंडर इरिगेटेड है और व्हीट जो है इरिगेशन के लिए जो है अच्छा रिस्पॉन्स करता है। व्हीट में अगर सफिशिएंट वाटर सप्लाई जो है टाइमली और यूनिफॉर्मली किया जा रहा है तो व्हीट क्रॉप जो है गुड रिस्पॉन्स करती है अंडर इरिगेटेड कंडीशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा ऑफ व्हीट regarding production and regarding global production and production in India as well. तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Here is the next slide and the next slide will be discussing about the wheat species, commonly cultivated wheat species. जो wheat species commonly cultivate की जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए जो wheat है इसका ओरिजिन सेंटर है साउथ वेस्ट एशिया, टर्की जो है इसका ओरिजिन सेंटर है व्हीट का। अब देखिए जो व्हीट है जिसकी कॉमनली जो स्पीसीज कल्टीवेट की जाती हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है कॉमन व्हीट जिसे ट्राइटिकम वुल्गेर और ट्राइटिकम एस्टाइवम कहते हैं, जो कि चपाती और बेकिंग पर्पस के लिए जो है
यूज किया जाता है। और देखिए इसमें जो प्रोटीन होता है दैट इज ग्लूटेन, जो कि बेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेन प्रोटीन होता है ग्लूटेन। जैसे राइस में ओराइजीन है, उसी तरह से व्हीट में ग्लूटेन है। ठीक है, अब देखिए जो ये कॉमन व्हीट है इट इज हेक्सापोलाइड। हेक्सापोलाइड मतलब इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n इक्वल्स टू 42 है। ठीक है, मतलब इसमें 28, जैसे ड्यूरम जो है इसमें 28, 2n इक्वल्स टू 28 होंगे, मतलब इसमें जो पेयर होंगे वो 21 पेयर होंगे, 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। और अगर ड्यूरम की बात की जाएगी तो ड्यूरम जो है वो टेट्रापोलाइड है। टेट्रापोलाइड है मतलब इसमें जो सेट होंगे, इसमें जो पेयर होंगे वो 14 पेयर होंगे। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल्स टू होगा 28। जैसे क्लासिफिकेशन अर्लियर जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया, जिसमें जो है मैंने आपको हेक्सापोलाइड, टेट्रापोलाइड जो है और डिप्लॉइड, ये जो है आपको बताया कि किस तरह से इनमें क्रोमोसोम डिवाइडेड होते हैं। अब देखिए जो कॉमन जो ब्रेड व्हीट है जो यूज किया जाता है इट इज हेक्सापोलाइड। देखिए ये क्वेश्चन जो है कॉमनली जो कॉमन एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं उनमें जो है ये पूछ लिया जाता है कि जो कॉमन ब्रेड व्हीट है इट इज हेक्सापोलाइड और टेट्रापोलाइड। तो देखिए आपका जो आंसर होगा वो होगा हेक्सापोलाइड। अब देखिए जो व्हीट है कॉमन व्हीट, इसे जो है मैक्सिकन व्हीट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बाय बॉरलॉग, नॉर्मन बॉरलॉग। ठीक है, और इन्होंने इसे मैक्सिको से इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, तब से इसे इसलिए जो है इसे मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। ये जो व्हीट स्पीसीज है ट्राइटिकम एस्टाइवम, मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट से बोला जाता है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन में जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और थ्रू आउट द इंडिया और एट ग्लोबल लेवल ये जो ट्राइटिकम एस्टाइवम है ये जो है मोस्टली ग्रो की जाती है, वाइडली जो है ये स्पीसीज ग्रो की जाती है। तो दिस इज कॉमन ब्रेड व्हीट। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरम की। देखिए जो ड्यूरम है ट्राइटिकम ड्यूरम, इसे मैक्रोनी व्हीट भी कहा जाता है, और ये जो है टेट्रापोलाइड है। इसके जो क्रोमोसोम है 2n 28 है। देखिए ये जो है वेल सूटेड है फॉर नूडल्स और वर्मिसेली के लिए, और स्प्रिंग व्हीट हैबिट है इसमें। स्प्रिंग व्हीट की जो हैबिट्स होती हैं फॉर लाइक जैसे जो है फ्रॉस्ट कंडीशन को जो है विथस्टैंड करता है स्प्रिंग व्हीट। इसी तरह से जो है ये जो ड्यूरम व्हीट है ये कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस में, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री जो है इंडिया में, जो सदर्न और सेंट्रल पार्ट है वहां पे बेसिकली कल्टीवेट की जाती है ट्राइटिकम ड्यूरम। नाउ नेक्स्ट है इमर व्हीट। देखिए इमर व्हीट ट्राइटिकम डाइकोकम है, जिसमें जो है विंटर और स्प्रिंग व्हीट की हैबिट जो है, ये जो है स्प्रिंग और विंटर व्हीट जो होता है उसकी तरह इसके जो है ग्रोथ हैबिट है, और ये सदर्न स्टेट्स में जो है बेसिकली कल्टीवेट किया जाता है। और इसमें जो है गुड ग्रैन्यूल प्रिपरेशन जो है इमर व्हीट के लिए की जाती है। ठीक है, और इमर व्हीट अगर स्पेसिफिकली प्लेसेस के बारे में बात की जाए तो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स में जो है इंडिया के इमर व्हीट को कल्टीवेट किया जाता है। और ये बेसिकली जो है उपमा, साउथ इंडियन डिश है उपमा, उसके लिए जो उससे जो है वो जो है इमर व्हीट से प्रिपेयर की जाती है। तो दिस इज इमर व्हीट। नाउ नेक्स्ट वन इज ड्वार्फ व्हीट, ट्राइटिकम स्फेरोकोकम, जिसे ड्वार्फ व्हीट कहा जाता है। जो ट्राइटिकम स्फेरोकोकम है ये जो है आपकी लो प्रोडक्टिविटी के कारण अब करंट टाइम में, रिसेंट टाइम में जो है इसे कल्टीवेट नहीं किया जाता। नेग्लिजिबल जो है इसका शेयर है प्रोडक्शन में ड्वार्फ व्हीट का, और ये जो है नॉर्थ इंडिया के कुछ स्मॉल पॉकेट्स में, मतलब तो बहुत ही कम एरिया में जो है कल्टीवेट की जाती थी, और अभी जो है इसका नेग्लिजिबल जो है कल्टीवेशन किया जाता है ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी। इसकी जो है प्रोडक्टिविटी लो है, इसलिए जो है इसे कल्टीवेट कमर्शियल लेवल पे इसे कल्टीवेट नहीं किया जाता। और देखिए व्हीट में जो ड्वार्फ जीन है, ड्वार्फिंग के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नॉर्निन 10। नॉर्निन 10 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस इन व्हीट। तो देखिए ये जो है क्लासिफिकेशन है व्हीट का, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीसीज के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए ये तो सारी टेट्रापोलाइड और हेक्सापोलाइड स्पीसीज थी। अगर डिप्लॉयड स्पीसीज की बात की जाए तो डिप्लॉयड में ट्राइटिकम मोनोकोकम,
जिसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n होता है 14, ये डिप्लॉयड वीट है। और इसे जो है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 14 होते हैं, मतलब 7 के पेयर में होते हैं। तो डिप्लॉयड स्पीसीज ट्राइटेकम, ट्राइटेकम, मोनोकोकम, ये आप याद रखेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की। देखिए जो वीट है ये रवि क्रॉप है, रवि क्रॉप, विंटर क्रॉप भी इसे कहा जाता है। देखिए 2016 और 17, 2016-17 का एएफओ का एग्जाम जो था और 2017-18 का एएफओ का एग्जाम जो था, दोनों टाइम बैक टू बैक जो है विंटर क्रॉप के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको ऑप्शन में दिया गया था वीट। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था कि आपको ऑप्शन में जो क्रॉप दी थी उसमें चूज करना था कि विंटर क्रॉप कौन सी है, तो उसका आंसर था वीट। रवि सीजन जो है आपका स्टार्ट होता है अक्टूबर से, तो देखिए अक्टूबर के बाद जो है विंटर्स मोस्टली स्टार्ट हो जाती हैं, तो विंटर सीजन क्रॉप है आपकी वीट। तो देखिए वीट बेसिकली जो क्लाइमेट प्रेफर करती है दैट इज कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट जो है वीट प्रेफर करती है फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो 22-25 डिग्री सेल्सियस जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर वीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो है ऑप्टिमम है ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए 22-25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जो है आपको 2016 का जो एएफओ का एग्जाम था उसमें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था और जो है वीट से पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके टेम्परेचर के बारे में जानना। तो देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 22-25 है। इसके बाद देखिए जो कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जर्मिनेशन जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मतलब 4 to 7 या 4 to 6 डिग्री सेल्सियस में जो है जर्मिनेशन वीट का हो जाता है जर्मिनेशन। और देखिए जो मोस्टली जो मेन प्रोसेस होती है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही जो है वो कॉज होती है इन द सेंस कि जो मेन प्रोसेस है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की फ्रॉम जर्मिनेशन टू मेच्योरिटी, तो वो जो है 5 डिग्री सेल्सियस है उसके ऊपर ही स्टार्ट होती है। तो देखिए जर्मिनेशन के लिए जो 4 डिग्री सेल्सियस है ये मिनिमम लिमिट है कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है जर्मिनेशन होता है वीट में। और बेसिकली वीट में जो है हार्डनिंग एबिलिटी होती है आफ्टर जर्मिनेशन, मतलब वीट जो है वो फ्रॉस्ट कंडीशन को विथस्टैंड कर लेता है। देखिए अगर स्प्रिंग वीट है तो वो -9.4 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है टॉलरेट कर लेता है, रेजिस्ट कर लेता है। और अगर विंटर वीट है तो वो -31.6 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है बेयर कर लेता है। तो इस तरह से जो है अगर वीट का जो सीड है वो जर्मिनेट हो गया तो उसके बाद वो उसमें नेचुरली जो है हार्डनिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाती है, तो वो विथस्टैंड कर लेता है फ्रॉस्ट जैसी या सीवियर विंटर कंडीशंस को। ठीक है, तो ये जो है इसका एक एडवांटेज है वीट का। अब देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर की। देखिए अगर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो 16 to 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो सुटेबल टेम्परेचर है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। और अगर लीव्स, देखिए लीव्स अगर 22 डिग्री सेल्सियस में जो है कभी बार जो वेजिटेशन होता है ये जो है वाइट हो जाता है। फॉर एग्जांपल लीव जो है वो लार्जर साइज की हो जाती है 22 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब देखिए अगर टेम्परेचर 22 to 34 डिग्री सेल्सियस मतलब जो है रैपिडली राइज कर रहा है, तो जो हेडिंग मतलब जो फ्लावर इनिशिएशन होता है वो रैपिडली और क्विकली होने लगता है अगर टेम्परेचर जो है राइज कर रहा है। और अगर 24 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो फिर जो है ये जो फ्लावर इनिशिएशन है, जो फ्लावरिंग है वो जो है डिक्रीज होने लगती है। तो ये जो है टेम्परेचर यहाँ पे जो है वेरी करता है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्रॉप के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जो टेम्परेचर है वो इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जर्मिनेशन से लेकर मैच्योरिटी तक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वेदर इट इज रिप्रोडक्टिव फेज और वेदर इट इज वेजिटेटिव फेज। अब देखिए जो ये स्पेसिफिक टेम्परेचर है, जो हमने जर्मिनेशन से बात करी, वेजिटेशन से बात करी, अब बात करते हैं जब ग्रेन मैच्योरिटी होती है। देखिए ग्रेन मैच्योरिटी के टाइम पे 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ये ऑप्टिमम होता है 4 to 5 वीक्स बिफोर
हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग के 4 से 5 वीक बिफोर जो है 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ये ऑप्टिमम होता है ग्रेन के लिए। अगर टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से ऊपर जाता है, 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो जो ग्रेन का जो वेट होता है वो डिक्रीज होने लगता है, ग्रेन वेट डिक्रीज होने लगता है। तो देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रेन मेच्योरिटी जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो हार्वेस्टिंग से पहले जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी जाके जो है बेटर यील्ड जो है ऑब्टेन की जा सकती है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर व्हीट। नाउ विल मूव टू सॉइल रिक्वायरमेंट्स। देखिए सॉइल जो है, जो व्हीट है, ये वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल, लोमी सैंडी सॉइल, क्ले लोम सॉइल और नियरली जो सॉइल जिनका न्यूट्रल पीएच होता है उन सॉइल में जो है व्हीट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। जो इंडो गैंगेटिक रीजन है हमारा, इंडो गैंगेटिक रीजन, दिस इज द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर द व्हीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस रीजन, ये जो रीजन है इंडो गैंगेटिक रीजन, ये रीजन जो है मोस्ट सुटेबल रीजन है फॉर व्हीट कल्टीवेशन। देखिए वहां पे जो सॉइल पाई जाती है इट इज बेसिकली सैंडी लोम सॉइल और एलुवियल सॉइल जो है इंडो गैंगेटिक रीजन में बेसिकली पाई जाती है। तो इसके लिए जो है ये न्यूट्रल सॉइल में या वेल ड्रेन्ड सॉइल में जो है ग्रो होता है व्हीट। और व्हीट के लिए बेसिकली जो है हैवी सॉइल को या क्ले सॉइल को जो है अवॉइड किया जाता है ड्यू टू पुअर ड्रेनेज प्रॉपर्टी। क्ले सॉइल में और हैवी सॉइल में जो है पुअर ड्रेनेज प्रॉपर्टी होती है, दैट्स व्हाई जो है इन्हें अवॉइड किया जाता है व्हीट के लिए। जैसे मैंने आपको राइस में बताया था, राइस फेवर करता है क्ले सॉइल में। क्ले सॉइल में क्योंकि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है क्ले सॉइल में होती है, तो इसीलिए जो है क्ले और सिल्ट सॉइल को राइस प्रेफर करता है। लेकिन अगर व्हीट की बात की जाए तो व्हीट जो है क्ले और सिल्ट सॉइल को अवॉइड, उसके जो व्हीट का कल्टीवेशन होता है उसके लिए सिल्ट और क्ले सॉइल को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी सॉइल की स्पेसिफिकेशन है। अब बात करते हैं पीएच की। तो देखिए ऑप्टिमम पीएच रेंज जो है वो 6 to 8 है व्हीट के कल्टीवेशन के लिए। तो ये तो थी जो सॉइल्स फेवर करती हैं व्हीट के कल्टीवेशन को। अब बात करते हैं उन सॉइल के बारे में जो है रिस्ट्रिक्टेड है व्हीट कल्टीवेशन के लिए। फॉर एग्जांपल जो पीट सॉइल है या वो सॉइल जिनमें सोडियम का अमाउंट ज्यादा है, मैग्नीशियम का अमाउंट ज्यादा है या आयरन का अमाउंट ज्यादा है, तो इन सॉइल्स को जो है अवॉइड किया जाता है व्हीट कल्टीवेशन के लिए। और वो सॉइल जिनका ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, उन सॉइल को भी जो है हाईली जो है अवॉइड किया जाता है व्हीट कल्टीवेशन के लिए। देखिए अगर ईसी बढ़ रहा है सॉइल का तो वो जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो व्हीट का जो यील्ड है वो भी जो है ईसी बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो एक मेंटेन एक ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए। अगर जो है ये इंक्रीज होती जाती है सॉइल में तो जो व्हीट का जो यील्ड होती है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो सॉइल में जो ईसी है उसका मेंटेन होना जो है वो नेसेसरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल विच इज So this is all about soil requirement for wheat cultivation. तो ये था climate and soil, जो wheat के लिए suitable climate और suitable soil जो use की जाती है और जो mostly prefer की जाती है। तो चलिए move करते हैं next slide की तरफ। Here's the next slide. देखिए next slide में बात करते हैं wheat के growth stages के बारे में। देखिए wheat की जो है different growth stages होती हैं for like vegetative and reproductive। अब देखिए जो व्हीट है वो किस तरह से देखिए जर्मिनेट होता है 5 to 7 डेज में। 5 to 7 डेज में जो है व्हीट जर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद देखिए जो CRI स्टेज है जिसे क्राउन रूट इनिशिएशन कहा जाता है, क्राउन रूट इनिशिएशन। देखिए व्हीट में क्या होता है, पहले सेमिनल रूट्स एंड देन परमानेंट रूट्स आती है। सेमिनल रूट्स वो रूट्स होती हैं जो है प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और टेम्पररी रूट्स इन्हें कहा जाता है सेमिनल रूट्स को। उसके बाद जो परमानेंट रूट्स होती हैं, परमानेंट रूट्स जो कि 20 to 25 डेज में जो है
आती हैं वो होती हैं, उन्हें कहा जाता है क्राउन रूट इनिशिएशन। वो जो है परमानेंट रूट्स होती हैं और दैट इज क्राउन रूट इनिशिएशन। तो देखिए जो परमानेंट रूट जो होती हैं ये क्रिटिकल स्टेज भी है वीट की वाटर रिक्वायरमेंट की, इरिगेशन की, वाटर एप्लीकेशन की क्रिटिकल स्टेज है CRI। देखिए आगे जो है सारी स्टेज मैं आपको बताऊंगी जो क्रिटिकल स्टेज है वाटर रिक्वायरमेंट की, बट पहले हम इसकी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव जो स्टेजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो CRI है क्राउन रूट इनिशिएशन, इट इज अ परमानेंट रूट। परमानेंट रूट इसे कहा जाता है क्राउन रूट इनिशिएशन को, और बेसिकली ये 20 to 25 डेज आफ्टर शोइंग जो है इमर्ज होती है। कहीं पे आपको 21 डेज लिखा मिलेगा, 21 डेज, बेसिकली एवरेज बेसिस पे 20 to 25 डेज। उसके बाद देखिए टिलरिंग स्टेज आती है जो कि फ्रॉम 15 डेज टू 4-5 डेज अंटिल 45 डेज। 45 डेज ऑफ शोइंग, देखिए 45 डेज मतलब 40 to 45 डेज ऑफ शोइंग आफ्टर शोइंग जो है टेलरिंग स्टेज आती है। उसके बाद देखिए जॉइंटिंग स्टेज, जॉइंटिंग स्टेज जो है आपकी 45 to 60 डेज में आती है। 45 to 60 डेज ऑफ शोइंग में आती है आपकी जॉइंटिंग स्टेज। देखिए नेक्स्ट फेज है रिप्रोडक्टिव फेज। देखिए रिप्रोडक्टिव फेज में सबसे पहले बूट लीफ, देखिए बूट लीफ 70 to 75 डेज ऑफ शोइंग आफ्टर शोइंग जो है इमर्ज होती है। बूट लीफ स्पेसिफिकली जो है ये इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इसे कहा जाता है। जिस तरह से टीलरिंग स्टेज जो होती है ये होती है आपकी 3 to 4 लीव्स जब प्लांट में होती है, दैट इज टीलरिंग स्टेज। अब देखिए जो बूट लीफ जो है इनिशिएट हो जाती है, बूट लीफ के इमर्ज होने के बाद फ्लावरिंग स्टार्ट होती है अराउंड 80 to 90 डेज ऑफ शोइंग में। आफ्टर 85 to 90 डेज ऑफ शोइंग जो है फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगती है। तो देखिए क्वेश्चन जो है ग्रोथ स्टेजेस से भी जो है वीट की पूछा जा सकता है कि फ्लावरिंग जो है वीट में कितने डेज बाद जो है स्टार्ट होती है, या CRI जो है CRI स्टेज जो है वीट में वो कितने डेज बाद आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए फ्लावरिंग 80 to 90 डेज आफ्टर शोइंग आती है और मिल्किंग इज अराउंड 100 to 105 डेज आफ्टर शोइंग। देखिए मिल्किंग जो लिक्विड कंटेंट होता है वीट सीड के अंदर, जब वीट जो है टेंडर स्टेज में होता है दैट इज मिल्किंग स्टेज, फिर वो जो है सॉलिडिफाई होता है जब उसमें जो है हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो है मॉइस्चर कंटेंट को देख के जब है हार्वेस्टिंग की जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो उसके अंदर जो लिक्विड कंटेंट होता है टेंडर स्टेज में दैट इज मिल्किंग। देन देखिए डोज स्टेज आती है 105 105 से 110 दिन में जो है डोज स्टेज आती है, और मेच्योरिटी देखिए 115 से 120 दिन में जो है मेच्योरिटी आती है वीट की। तो ये जो देखिए डिफरेंट जो है ये आपकी ग्रोथ स्टेजेस हैं वीट की। अब देखिए इसी ग्रोथ स्टेज में हम जानेंगे कि जो क्रिटिकल पीरियड ऑफ टाइम है वीट का जो इरिगेशन के लिए। देखिए वीट में जो है अराउंड 4 to 6 इरिगेशन जो है की एप्लीकेशन जो है दी जाती है, 4 to 6 इरिगेशन। और 4 to 6 इरिगेशन में जो सबसे क्रिटिकल स्टेजेस हैं वीट की जिनमें जो है वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है दैट इज CRI जो है क्राउन रूट इनिशिएशन, इट इज अ मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वीट फॉर वाटर एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए अगर एक एप्लीकेशन वाटर का अवेलेबल है तो वो CRI के टाइम पे दिया जाता है, क्राउन रूट इनिशिएशन के टाइम पे दिया जाता है। अगर दो इरिगेशन की डोजेस या दो इरिगेशन जो है के लिए वाटर जो है अवेलेबल है तो एक दिया जाएगा CRI में और एक दिया जाएगा लेट ज्वाइंटिंग के टाइम पे। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 जो है एप्लीकेशन दी जाती है वाटर की तो एक दी जाएगी CRI के टाइम पे, एक दी जाएगी बूट लीफ के टाइम पे और एक फिर दी जाएगी मिल्किंग के टाइम पे। ठीक है, तो ये जो है वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है इरिगेशन वीट को दिया जाता है, जहां पे वाटर की जो है लिमिटेड एप्लीकेशन जो है अप्लाई की जाती है। देखिए जहां पे 100% एरिया जो है वो अंडर इरिगेशन है तो वहां पे वाटर की अराउंड 4 to 6 एप्लीकेशन जो है दी जाती है इरिगेशन की। बट जहां पे लिमिटेड डोजेस हैं, जहां पे लिमिटेड एप्लीकेशन जो है अप्लाई की जाती है, फॉर एग्जांपल जो वाटर स्कार्सिटी वाले एरियाज हैं या जहां पे वाटर जो है वो लिमिटेड है तो वहां पे जो है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन और अकॉर्डिंग टू ग्रोथ स्टेज जो है वाटर को अप्लाई किया जाता है। अब देखिए अगर 4 एप्लीकेशन है वाटर की तो वो एक जो है CRI के टाइम पे दी जाएगी, एक लेट ज्वाइंटिंग के टाइम पे दी जाएगी, एक दी जाएगी फ्लावरिंग के टाइम पे और एक दी जाएगी मिल्किंग के टाइम पे। इफ देयर इज एन 4 एप्लीकेशन ऑफ वाटर, इफ देयर इज एन 5 एप्लीकेशन ऑफ वाटर then one will be given in CRI stage
another one at late tailoring, then at late jointing, then at flowering and then milking. तो इस तरह से जो है इसमें जो है वाटर की एप्लीकेशन को दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो अगर 6 एप्लीकेशन अवेलेबल है वाटर की, तो जो 6 एप्लीकेशन है वो दी जाएंगी आपकी, एक दी जाएगी क्राउन रूट इनिशिएशन पे, फिर दी जाएगी एक लेट टिलरिंग पे, फिर फ्लावरिंग के टाइम पे, देन मिल्किंग के टाइम पे और देन डो के टाइम पे। तो जो है 6 एप्लीकेशन इन डिफरेंट स्टेजेस में जो है वाटर को अप्लाई किया जाएगा। इफ देयर इज एन 6 एप्लीकेशन आर अवेलेबल, अगर 6 एप्लीकेशन जो है इरिगेशन की अवेलेबल है, वाटर सफिशिएंट है, तो 6 की 6 एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस के टाइम पे दी जाती है। और मोस्ट क्रिटिकल अगर आपसे पूछा जाए तो CRI जो है वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वीट की फॉर वाटर रिक्वायरमेंट। CRI एंड फ्लावरिंग, जॉइंटिंग, ठीक है। तो ये जो है 3 जो है क्रिटिकल स्टेज है। तो चलिए ये था इसके स्टेजेस, ग्रोथ स्टेजेस एंड क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वाटर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं सीजन की। देखिए सीजन जो है, वीट जो है वो रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप मतलब विंटर क्रॉप है। देखिए इसके रिगार्डिंग जो है AFO 2016 एंड 17 में जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। आपको ऑप्शन में जो है क्रॉप्स दी गई थी और आपसे पूछा गया था कि इसमें से विंटर क्रॉप कौन सी है। तो उसका आंसर था वीट, क्योंकि वीट जो है रबी क्रॉप है और साथ में विंटर क्रॉप है। अब देखिए जो वीट कॉमनली जो है शो किया जाता है वो 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच जो है शो किया जाता है, जब रबी क्रॉप की जो है शोइंग की जाती है। मतलब खरीफ क्रॉप हार्वेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद रबी क्रॉप की शोइंग की जाती है। तो इस टाइम पे जो है कॉमनली वीट को शो किया जाता है। लेकिन अगर जैसे इरिगेटेड राइस है, सॉरी इरिगेटेड वीट है, नॉट राइस, इरिगेटेड लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है अगर वीट की, तो वो 19 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जो है शो की जाती है इरिगेटेड लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है तो वो अप टू 15 दिसंबर तक जो है उसे शो किया जाता है। अब देखिए अगर स्पेसिफिक कंडीशंस है तो वहां पे जो है जो शोइंग टाइम होता है वो वेरी कर जाता है। अगर देखिए इरिगेटेड राइस अगर है इरिगेटेड राइस तो उसके लिए जो है 10 to 13 नवंबर होगा, और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो 15 दिसंबर होगा। अब देखिए जो इरिगेटेड राइस होता है ये 135 to 140 डेज जो है इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है 120 to 125 डेज। तो ये इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, और ये जो है वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है। अब देखिए जो वीट होता है अगर वो 15 दिसंबर के बाद शो किया जा रहा है तो उसकी ईल्ड में ड्रास्टिकली चेंजेस आने लगते हैं। वो ईल्ड मोस्ट प्रोबेबली जो है डिक्रीज होने लगती है। तो वो जो है जो शोइंग टाइम है वो वेरी करने, अगर बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है या 15 दिसंबर के बाद जो है सीड जो है शो किया जा रहा है, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है बेसिकली उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो नॉर्मल नहीं हो पाती है, हिंड्रेंस जो है वहां पे क्रिएट होने लगती है। तो ये था इसका सीजन एंड शोइंग टाइम। अब देखिए जो सीड रेट होता है वो कितना होता है वीट का और किस तरह से जो है वेरी करता है। देखिए अगर ये डिपेंड करता है कौन सा मेथड जो है सीड शोइंग के लिए अडॉप्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल रिकमेंडेशन है तो 100 to 125 kg पर हेक्टेयर जो है सीड रेट लिया जाता है, और जो एवरेज डेप्थ होती है शोइंग की सीड की वो होती है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर एवरेज डेप्थ है वीट के सीड को शो करने की, और ये जो है बेसिकली वेरी करती है ड्वार्फ सीड और जो नॉर्मल सीड होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ड्वार्फ सीड वेराइटीज या जो नॉर्मल वेराइटीज होती हैं जो ड्वार्फ नहीं होती उसके अकॉर्डिंग भी जो है ये वेरी करता है, बट एवरेज 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए अगर जो है कंडीशन अगर है अंडर लेट शोन वेराइटी और अगर सॉइल में मॉइस्चर लेस है तो यहाँ पे जो सीड रेट होता है नॉर्मल सीड रेट 25% इंक्रीज करके जो है शो किया जाता है।
अब देखिए इसी तरह से अगर ब्रॉडकास्टिंग मेथड अडेप्ट किया जा रहा है तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए 150 kg पर हेक्टेयर जो है सीड रेट लिया जाता है। अगर डिबलिंग यूज किया जा रहा है, डिबलर जो है, डिबलर की हेल्प से जो है होल किए जाते हैं और उसमें सीड को शो किया जाता है विद द प्रॉपर मेजरमेंट। तो देखिए डिबलिंग जब की जाती है तो उसमें जो सीड रेट लिया जाता है वो कम लिया जाता है, अराउंड 25 to 30 kg, ठीक है। और अगर इरिगेटेड कंडीशन है विद ड्रिलिंग तो यहाँ पे जो सीड रेट लिया जाता है वो 100 to 120 kg पर हेक्टेयर लिया जाता है। और अगर ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है तो 110 to 140 kg पर हेक्टेयर जो है ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट मेथड के अकॉर्डिंग जो है सीड रेट को लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फुरो इरिगेटेड रेज्ड बेड प्लांटिंग सिस्टम, देखिए फुरो इरिगेटेड रेज्ड बेड प्लांटिंग सिस्टम जो है इसमें फुरोज फॉर्म की जाती हैं और रेज्ड बेड जो है प्रिपेयर किए जाते हैं फॉर व्हीट कल्टीवेशन, जिसमें 75 kg पर हेक्टेयर जो है सीड रेट लिया जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फुरो इरिगेटेड रेज्ड बेड प्लांटिंग सिस्टम जो व्हीट में अडॉप्ट किया जाता है इसका सीड रेट कितना होता है, तो इट इज 75 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये सीड रेट है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिंग की। देखिए जो स्पेसिंग है वो कॉमनली जो है रो टू प्लांट जो स्पेसिंग होती है, मतलब रो स्पेसिंग एंड प्लांट स्पेसिंग जो होती है वो 22.5 into 10 सेंटीमीटर होती है फॉर इरिगेटेड कंडीशन, 22.5 into 10 सेंटीमीटर फॉर इरिगेटेड कंडीशन, ये कॉमनली जो है फॉलो की जाती है। अगर देखिए रेनफेड व्हीट है तो 25 to 30 सेंटीमीटर इंटू 5 to 6 सेंटीमीटर जो है फॉलो की जाती है, मतलब 25 to 30 जो है रो टू रो स्पेसिंग होगी और 5 to 6 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट होगी। इसी तरह से अगर इरिगेटेड व्हीट है तो देखिए 22.5 जो है वो रो टू रो स्पेसिंग होगी और 8 to 18 सेंटीमीटर बिटवीन प्लांट होगी। अब देखिए जो है क्लोजर अगर शोइंग की जा रही है तो 15 to 16 सेंटीमीटर की जाती है क्लोजर शोइंग। तो देखिए इस तरह से जो है स्पेसिंग व्हीट में अडेप्ट की जाती है। तो ये था इसका सीजन, सीड रेट और स्पेसिंग। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं फील्ड प्रिपरेशन की। जो मेन फील्ड प्रिपरेशन होता है उसकी बात करते हैं। अब देखिए यूजुअली जो है खरीफ क्रॉप जब हार्वेस्ट होती है उसके बाद फील्ड प्रिपरेशन किया जाता है, जिसमें डिस्किंग की जाती है, हैरोइंग की जाती है और एक फील्ड को जो है फाइन टिल्थ कंडीशन तक लाया जाता है ताकि जो सॉइल है वो एरिएटेड हो सके, उसमें जो वीड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, क्लॉट्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएं और एक फाइन टिल्थ कंडीशन जो है वीट के लिए वो प्रिपेयर की जाती है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं जीरो टीलेज के बारे में। देखिए जीरो टीलेज बेसिकली कंजर्वेशन जो मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है उसके रिगार्डिंग होता है। सॉइल में मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए जो है ये जीरो टीलेज टेक्निक जो है वो अडॉप्ट की जाती है। अब देखिए जीरो टीलेज व्हीट में किस तरह से अडॉप्ट किया जाता है। देखिए जीरो टीलेज में जो सीड रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले वो 20 to 25% जो है ज्यादा होती है, अराउंड 140 to 150 kg पर हेक्टेयर सीड चाहिए होता है जीरो टीलेज में। अब देखिए जीरो टीलेज बेसिकली जो है इसमें क्या किया जाता है कि राइस जब हार्वेस्ट होता है उसके बाद इमीडिएटली जो है वीट की शोइंग की जाती है उस फील्ड में, ताकि जो मेन फील्ड प्रिपरेशन का जो टाइम है वो सेव हो जाए और मेन फील्ड प्रिपरेशन में जो हैवी मैनिपुलेशन होता है या हैवी मशीनरी जो यूज होती है उसको अवॉइड किया जाता है। तो इसे जो है बेसिकली जीरो टीलेज कहा जाता है। बेसिकली इसमें जो है डायरेक्टली सीड शोइंग की जाती है, ऑलरेडी जो फील्ड जिसमें राइस को जो है हार्वेस्ट किया जाता है उस फील्ड्स में ही जो है वीट की शोइंग की जाती है। तो दैट इज जीरो टीलेज। और ये जो जीरो टीलेज मशीन है ये डेवलप की गई गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है पंतनगर, वहां पे जो है इसे डेवलप किया गया, जो कि सुटेबल है आफ्टर राइस हार्वेस्टिंग जो है फील्ड को प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब सीड शोइंग के लिए जो है वो सुटेबल है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है जो मेन फील्ड प्रिपरेशन होती है उसे
अवॉइड किया जाता है या ये नेग्लिजिबल है। इसमें जो है मेन फील्ड प्रिपरेशन में जो है या प्राइमरी टीलेज जो होता है वो सारे जो मेथड होते हैं प्राइमरी टीलेज के, वो कोई सा भी मेथड जो है जीरो टीलेज में प्रैक्टिस नहीं किया जाता। तो दिस इज बेसिकली जीरो टीलेज। और जीरो टीलेज में जो डेप्थ होती है सीड की वो 5 to 6 सेंटीमीटर जो है मेंटेन की जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए ये था जीरो टीलेज। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं वाटर अपटेक की। देखिए वाटर अपटेक जो है, देखिए जो डीप सॉइल्स होती हैं उसमें जो एक्टिव रूटिंग होती है डेप्थ वो 0.9 मीटर की होती है विद मैक्सिमम ऑफ 1.2 to 1.5 मीटर। ठीक है। और स्प्रिंग वीट जो होता है जिसमें रूट सिस्टम जो है 50 to 75 डेज में जो है इमर्ज करता है, और जो फुल डेप्थ होती है वो अराउंड 50 to 75 डेज में जो है वो पूरी मैच्योर हो पाती है रूट, और इसी से जो है वाटर अपटेकिंग जो है इसकी स्टार्ट होती है। देखिए वाटर अपटेक के रिगार्डिंग मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, क्रिटिकल स्टेजेस जो हैं वो अर्लियर साइड में जो है डिस्कस करी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रूट्स जो है कब डेवलप होती हैं और कब फुली जो है इमर्ज होती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रखेंगे। तो दिस इज वाटर अपटेकिंग, कैसे करके जो है वाटर अपटेक किया जाता है थ्रू दी रूट्स, और जो रूट की डेप्थ है वो जो है इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग वाटर अपटेकिंग। नाउ विल मूव टू वेराइटीज ऑफ वीट। देखिए वीट की जो है डिफरेंट वेराइटीज हैं। देखिए जो रेनफेड, अगर रेनफेड कंडीशन की बात की जाए तो देखिए मुक्ता, मेघदूत, सुजाता, C306 ये सारी जो है रेनफेड कंडीशन में ग्रो होने वाली वेराइटी है। और इरिगेटेड कंडीशन में देखिए HD2329, PBW343, गिरिजा, सोनालिका, जयराज, जनक, DWR1006 ET, ये सारे जो हैं आपकी इरिगेटेड कंडीशन में ग्रो होने वाली वीट वेराइटी है, वीट वेराइटी। ठीक है। अब देखिए कुछ वेराइटी जो है वीट की वो सिंगल जीन ड्रॉप वेराइटी में आती है। देखिए इसमें जो है लर्मा रोजो 64, सुजाता, गिरिजा, ये सारी जो है सिंगल ड्रॉप जो है सिंगल जीन ड्रॉप वेराइटी है। और अगर बात की जाए देखिए सोनालिका भी जो है, सोनालिका भी सिंगल जीन ड्रॉप वेराइटी है। इसी तरह से अगर डबल जीन ड्रॉप वेराइटी की बात की जाए तो डबल जीन ड्रॉप वेराइटी में कल्याण सोना, सोनाराव 64, जिसे जो है छोटी लर्मा भी कहते हैं, और अर्जुन और जनक, ये जो है डबल जीन ड्रॉप वैरायटी है वीट की। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है इसकी वैरायटी का। इसी तरह से जो है ट्रिपल जीन ड्रॉप वैरायटी भी है जो 1970 में जो है डेवलप की गई। इसमें हीरा, मोती और लाल बादशाह है। तो ये तीन वैरायटी जो है ये ट्रिपल जीन ड्रॉप वैरायटी है वीट की। तो ये सारी जो है वैरायटी है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है वीट की जो आप याद रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट वेराइटीज ऑफ वीट। नाउ विल मूव टू टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड इन वीट। देखिए जो फ्यू टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट की जाती हैं वीट में उनके बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें जो है जो सरफेस सीडिंग टेक्नोलॉजी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए जो है अडॉप्ट की जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखिए इसमें जो है देखिए इस टेक्नोलॉजी में देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहां पे जो राइस जब ग्रो किया जाता है तो जो सॉइल होता है, जो फील्ड होता है वो लॉन्ग टर्म में जो है वेट कंडीशन में होता है। तो उस जब राइस को हार्वेस्ट किया जाता है उसके बाद भी काफी टाइम तक जो फील्ड है वो वेट कंडीशन में होता है, जिसमें जो है मेन फील्ड प्रिपरेशन की जो प्रैक्टिस होती है वीट के लिए वो पॉसिबल नहीं होती हैं। उन्हें जो है प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता वेट फील्ड में। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो वीट के ड्राई और जो सोक्ड सीड होते हैं उन्हें ब्रॉडकास्ट किया जाता है आफ्टर राइस हार्वेस्टिंग। राइस के तुरंत हार्वेस्ट होने के बाद जो वेट कंडीशन होती है उसी में ड्राई वीट सीड को जो है ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है ताकि जो है सॉइल कंजर्वेशन उसमें वहां पे जो है सॉइल मॉइस्चर का यूज किया जा सके। सॉइल में इनफ मॉइस्चर होता है तो वो जो है वीट के द्वारा यूज किया जाता है
और ये जो है कंजर्वेशन मेथड भी है, जिसमें जो है सॉइल का जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंजर्व रहती हैं। सॉइल रिपीटेडली जो है हैवी मशीनरी के मैनिपुलेशन से जो है नहीं गुजरती, जिससे जो है सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज वो मेंटेन रहती है। तो इस तरह से जो है ये टेक्नोलॉजी वीट में अडॉप्ट की जाती है। और इसमें देखिए इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वीट का वो 70 to 75% जो है, एज इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ टीलेज ऑपरेशन। तो इसमें जो है टीलेज ऑपरेशन जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 70 to 75% होती है। ठीक है, देखिए टीलेज ऑपरेशन जो कि फील्ड प्रिपरेशन के लिए किया जाता है वो टीलेज ऑपरेशंस होते हैं, तो वो अवॉइड कर दिए जाते हैं। डायरेक्टली जो है सीड सोइंग की जाती है वेट फील्ड में, तो दैट इज सरफेस सीडिंग टेक्नोलॉजी, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बेसिकली प्रैक्टिस की जाती है फॉर वीट कल्टीवेशन। तो ये थी टेक्नोलॉजी। नाउ विल मूव फर्दर। हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन की। देखिए नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम ये जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, जिनका जो अमाउंट है यूनिफॉर्मली जो है सॉइल में अवेलेबल होना चाहिए फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए जो नाइट्रोजन है ये अब देखिए जो नाइट्रोजन है ये सॉइल में जो है डिफिशिएंट होता है, तो इसका जो है यूनिफॉर्म अमाउंट जो है ऐड किया जाता है सॉइल में, ताकि प्लांट के लिए जो है ये अवेलेबल रह सके। देखिए नाइट्रोजन जो है इसका जो जनरल रिकमेंडेशन होता है फॉर इरिगेटेड क्रॉप 120 to 150 kg होता है, और रेन फेड के लिए 40 to 60 kg होता है वीट के लिए। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली डिपेंड करता है इरिगेटेड वीट है या रेन फेड वीट है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसका एप्लीकेशन सॉइल में ऐड किया जाता है। ठीक है, देखिए जो अगर जो है अगर जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है सॉइल में वो सफिशिएंट है, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ 40 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो है अप्लाई किया जाता है इफ देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर इन द फील्ड। तो इस तरह से जो है इसमें डिफरेंट जो है कंडीशन अप्लाइड होती हैं इसकी डोजेस में। देखिए अगर कैल्सीरियस सॉइल है या स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉइल होती है, तो उस सॉइल में जो है अमोनियम सल्फेट का यूज किया जाता है एज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। एज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो है अमोनियम सल्फेट एल्कलाइन सॉइल में यूज किया जाता है, और ये बेटर देन यूरिया। मोस्ट कॉमनली जो है यूरिया को यूज किया जाता है नाइट्रोजन के लिए, लेकिन अगर एल्कलाइन सॉइल है या जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है तो अमोनियम सल्फेट को यूज किया जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। नाउ विल टॉक अबाउट फोस्फोरस। फोस्फोरस अनदर इंपॉर्टेंट प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। देखिए इसमें जो है एसएसपी सिंगल सुपर फोस्फेट और डीएपी का यूज किया जाता है फॉर फोस्फोरस। और देखिए 60 kg फोस्फोरस जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। वीट के लिए 60 kg फोस्फोरस पर हेक्टेयर जो है डोज इसकी दी जाती है। और ये जो है देखिए सोर्स वाइज जो है वाटर सॉल्युबल जो है प्रेफर किया जाता है, और रॉक फॉस्फेट की एफिशिएंसी जो है लोअर होती है। तो देखिए यहाँ पे जो है एसिड सॉइल के लिए जो है रॉक फॉस्फेट बेसिकली यूज किया जाता है, विद पायराइट्स जो है ये यूजफुल होता है। तो देखिए फॉस्फोरस का जो अमाउंट है इट इज 60 kg, और फॉस्फोरस जो है बेसल डोज के रूप में जो है ये दिया जाता है, मतलब ये जो है सॉइल में एक लेयर नीचे जो है इसका जो एप्लीकेशन है वो दिया जाता है। अब देखिए जो पोटेशियम है, देखिए पोटेशियम जो है इसका जो अमाउंट है 40 to 60 kg रिकमेंड किया जाता है जनरली, और ये भी जो है बेसल डोज में स्प्लिट किया जाता है फर्स्ट इरिगेशन के टाइम पे, मतलब स्प्लिट डोजेस इसकी दी जाती हैं। अगर 60 kg जो है पूरा पर पोटेशियम अप्लाई किया जाता है, तो अगर स्प्लिट की जाएगी तो 30 kg एक टाइम पे फर्स्ट इरिगेशन के टाइम पे, और देन अनदर वन जो है वो बाद में जो है इसको अप्लाई किया जाएगा। नाइट्रोजन भी जो है स्प्लिट डोजेस में दिया जाता है अकॉर्डिंग टू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या इरिगेशन के अकॉर्डिंग जो है इनकी जो डोजेस होती हैं उन्हें स्प्लिट कर दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ वीट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं वीट्स की। देखिए जो वीट है इसमें फेलरिस माइनर जो है एसोसिएटेड वीट है, ये जो है
ये इसे जो है मिमिक्री वीट भी कहा जाता है। ये इसकी जो फिजियोलॉजी होती है वो एज पर दी वीट होती है। ये वीट की तरह ही जो है ये इसका प्लांट दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे मिमिक्री वीट भी कहा जाता है। अब देखिए जो इसमें फर्स्ट वीडिंग की जाती है वो शोइंग के 20 to 25 डेज बिफोर की जाती है, जिस टाइम पे जो है मेन फील्ड की प्रिपरेशन जो है की जाती है। तो जब इस फील्ड को जो है प्रिपरेशन के लिए जो स्टेरिलाइजेशन के लिए छोड़ा जाता है, तो सोइंग से पहले का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे अगर वीड इमर्ज कर रही है तो फर्स्ट वीडिंग जो है शोइंग से पहले की जाती है। देन सेकेंड वीक में की जाती है सेकेंड वीडिंग। अब देखिए जो डाइकॉट वीड्स होती हैं उनके लिए वीडीसाइड का यूज किया जाता है 2,4-D का। 35 डेज आफ्टर शोइंग जो है 2,4-D का यूज किया जाता है। और जो मोनोकॉट वीड्स होती हैं उनके लिए आइसोप्रोट्यूरॉन जो है मीथेन बेंजीथ्यूरॉन और जो है मेटाजोरॉन का यूज किया जाता है फॉर मोनोकॉट वीट। तो ये था जो मेथड यूज किए जाते हैं वीडिंग के लिए। अब देखिए जो वीड्स हैं प्रॉब्लमेटिक मोनोकॉट वीड्स जो हैं बेसिकली फेलरिस माइनर और एवेना फतवा, ये जो है हार्मफुल वीड्स हैं वीट में जो है ये बेसिकली कॉमनली इमर्ज होने वाली वीट हैं, फेलरिस माइनर और एवेना फतवा जिसे वाइल्ड ओट भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट वीड्स इन राइस। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं वीट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम की। देखिए वीट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम बेसिकली जो है नॉर्मली जो वीट है वो खरीफ क्रॉप के बाद जो है ग्रो होता है। तो बेसिकली जो कॉमनली फॉलो करने वाला जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो है राइस और वीट। राइस और वीट जो है थ्रू आउट द इंडिया हर रीजन में जो है ये फॉलो किया जाता है। या देखिए इंटरक्रॉपिंग वीट के साथ इंटरक्रॉप किया जाता है मस्टर्ड को विद 9:1। 9:1 के रेशो में जो है वीट और मस्टर्ड को जो है इंटरक्रॉपिंग की जाती है। मस्टर्ड जो है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एज अ इंटरक्रॉप इन वीट। देखिए खरीफ क्रॉप्स देखिए राइस के साथ मेज के साथ शोगम, मूंग बीन, उर्द बीन, कॉटन एंड पिजन पी, इन सारी क्रॉप्स के साथ बेसिकली जो है कंबाइन करके वीट का जो है क्रॉपिंग पैटर्न वो है अडॉप्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्लेस, रीजन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये सारे जो है सीक्वेंस फॉलो किए जाते हैं एंड मोस्ट कॉमन सीक्वेंस जो है वो राइस वीट है। तो दिस इज वीट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम। नाउ विल मूव टू हार्वेस्टिंग। देखिए हार्वेस्टिंग जो है जब येलो और ड्राई स्ट्रॉ विजिबल इंडिकेटर होता है हार्वेस्टिंग का। देखिए इसमें जो है जो मॉइस्चर होता है वो 20 to 25% होना चाहिए ग्रेन में। और देखिए जो सेमी ड्रॉप वेराइटी होती है ठीक है उनमें जो पोटेंशियल होता है ईल्ड का वो होता है 6 to 7.5 टन पर हेक्टेयर का। और जो ग्रेन ईल्ड होती है फार्मर फील्ड से वो अराउंड होती है 4 to 5 टन पर हेक्टेयर। तो बेसिकली जो है ये एवरेज ईल्ड है जो एवरेज बेसिस पे जो है निकाली जाती है, जिसमें सेमी ड्रॉप वैरायटी की 6 to 7.5 टन पर हेक्टेयर है और जो फार्मर्स फील्ड से होती है इट इज 4 to 5 टन पर हेक्टेयर। ठीक है। और हार्वेस्टिंग के लिए जो है कंबाइंड हार्वेस्टर जो है आइडल इक्विपमेंट है फॉर हार्वेस्टिंग दी वीट। यूजुअली जो है वीट की जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो मैनुअली की जाती है पर मैनुअली बाय रीपिंग। ठीक है। लेकिन जो है टाइम सेविंग प्रोसेस अगर फॉलो की जाती है या टाइम सेव करने के लिए जो है कंबाइंड हार्वेस्टर को यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वीट हार्वेस्टिंग। देखिए जो वीट का जो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 2 इट हैज बीन कंप्लीटेड हियर, वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल। तो चलिए वीट का जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट होता है। विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट एज वेल। तो चलिए यू गाइज कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।